हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया से होंगे। बेटा, हमने कल एक नया आर्टिकल स्टार्ट किया था जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से कुछ बहुत बेहतरीन सी बातें निकल के आई। उन बातों को हम वन बाय वन आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। जब बच्चा 11th क्लास में आता है तो वो कुछ चीजें सुना तो रहता है लेकिन डिटेल में उनके बारे में जानता नहीं रहता है, तो उनके बारे में भी आज डिस्कशन किया जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले बताऊं कि रदरफोर्ड के अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमको पता लगी, तो हम वन बाय वन करके बताते हैं। हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ एटम, यानी कि रेडियस ऑफ एटम, ये बेटा हमको मालूम है कि रेडियस ऑफ एटम होता है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर ऑर्डर का। इसके थोड़े टाइम बाद साइंटिस्ट पता लगा लिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो पता लगा कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो न्यूक्लियस का रेडियस 10 रेज टू द पावर -15 मीटर ऑर्डर का होता है। तो पिछले लेक्चर में जब हमने आपको थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था तो हमने बताया था कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करके थॉमसन ने रेडियस ऑफ एटम के बारे में बच्चों जाना था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साइंटिस्ट पता लगा पाए कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो बातें आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम पढ़ते आते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम 10th तक पढ़ते आते हैं, लेकिन जब बच्चा 12th में जाता है और उससे पूछा जाए कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो रिपल्शन फोर्स कितना होता है। अगर बच्चे से पूछा जाए कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, तो बच्चे को 11th के बच्चे को जानकारी नहीं होती, जो बिल्कुल 10th से 11th में प्रमोट हुआ रहता है। मींस कि 10th से 11th में आया हुआ बच्चा ये बात जानता है कि सेम चार्जेस के बीच रिपल्शन लगता है, और वो बच्चा ये भी जानता है कि अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगता है। लेकिन अगर उस बच्चे से पूछ लिया जाए कि कितने का रिपल्शन और कितने का अट्रैक्शन लगता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो बच्चे के लिए थोड़ा सा ये बात कठिन हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसको आपको बता देता हूं। हालांकि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम की एक यूनिट आएगी जिसमें ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। दो चार्ज अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इस 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है होता है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 के आसपास आता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको फिजिक्स में सिखाया जाएगा। और बच्चों, हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दो चार्जेस के बीच में, वो होता है 1/4πε0 इंटू, इस बार जो चार्ज लिया जाएगा, फोर्स निकालते समय सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया गया था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय उसका साइन भी कंसीडर किया जाएगा। यानी जब पहला केस होगा तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर दूसरा केस होगा तो वहां जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा 1/4πε0 वो Q इंटू -Q, और नीचे r स्क्वायर नहीं r होगा। यानी हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, और उस चार्ज के अरेंजमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं आप। बेटा, ये सब बताने के पीछे यही कारण है क्योंकि मुझे बताना है कि कैसे वैज्ञानिकों ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को कैलकुलेट किया। मान लीजिए कि हमारे पास एक
एटम है और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो मेरे बच्चों चार्ज होता है वो Ze होता है, जहां Z क्या है उसका एटॉमिक नंबर। इसको भी अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए सोडियम है सपोज कर लीजिए, मैग्नीशियम है सपोज कर लीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों एल्युमिनियम है सपोज कर लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि अगर मुझसे कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट पूछे तो मैं जनरलाइज्ड स्टेटमेंट में बच्चे को बता सकता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है सरकार वो Z इंटू ए के बराबर होता है। Z इंटू ई पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। अब जरा देखिए इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस एटम पर हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया और उस अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी हम सपोज अप्रोक्सीमेट कर देते हैं लगभग लाइट की वेलोसिटी के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे थोड़ा कम ही रहता है, इतना नहीं होता है। जब इसका बम्बार्डमेंट कराया तो हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम एटम में से 2 के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं तो व्हाट एवर इज द रिमेनिंग स्पीसीज इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। जब इस अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल आते 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 इस एटम एक्सपेरिमेंट के दौरान गोल्ड एटम लिया गया था, इस एटम के अंदर घुसेगा तो अंदर घुसते से ही उस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ या एटम की तरफ बढ़ेगा और एटम के रेडियस के अंदर आएगा तो जैसे ही एटम में घुसेगा न्यूक्लियस उस पर रिपल्शन लगाना स्टार्ट कर देगा। अब कोई आने वाले पार्टिकल पर रिपल्शन लगा रहा है तो रिपल्शन लगाएगा, तो हम जानते हैं कि किसी भी 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस घटता जाएगा वैसे वैसे लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का रिपल्शन उस पर बढ़ता जाएगा। यह बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है क्योंकि यहां से साफ साफ पता लग रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो बेटा जब अल्फा पार्टिकल यहां घुसेगा फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होती जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और माना कि ये न्यूक्लियस के इस पॉइंट M पर आकर उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। जब किसी चीज पे रिपल्शन लगेगा तो लगातार वो रुकने की तरफ बढ़ेगा और जहां रुक जाएगा वहां हम बोलेंगे ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे बच्चों अब जरा देखिए, अगर मैं इतने डायग्राम को अलग से बना दूं तो ये स्थिति कुछ ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों। यहां है Ze और यहां पॉइंट M पर आकर अल्फा पार्टिकल रुक गया है। अब मैं इसके सेंटर से, माना यहां से यहां तक का डिस्टेंस x ले लूं, जहां पर अल्फा पार्टिकल आके रुक गया है पॉइंट M पे, वहां टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। यानी एट M काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दिस गोल्ड सिस्टम, इसके बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान से देखो, हम अगर इस पॉइंट पे देखें Z पे M पे तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का कितना होगा, ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा अल्फा पार्टिकल का, 1/4πε0 इंटू अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है 2e, भाई 2 प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज, इंटू यहां न्यूक्लियस में कितना चार्ज है Ze। गोल्ड के लिए Z होता है 79, तो मैंने कितना कर दिया 79 इंटू ई कर दिया अपॉन। और जरा बताओ कि इस अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस हमने कितना कंसीडर किया है। इस पॉइंट M पे जब अल्फा पार्टिकल आएगा जहां टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x।
तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कितना ले लेंगे x, यहां से सारी चीजें निकल जाएंगी। हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 प्रोटॉन के बराबर मास होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन। सो हम बोल सकते हैं, चाहे बोल दें कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा, और चाहे मेरे प्यारे बच्चों हम आपसे ये बोल दें कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। तो आइए जरा आगे की चीजें हम देखते हैं। तो एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और आगे जब हम चलेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹, यहां हो जाएगा 79 ई स्क्वायर अपॉन एक्स। ई की वैल्यू आपको मालूम है, चार्ज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब जरा देखें, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव ही आएगा। ई की वैल्यू देखो, यही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है विथ नेगेटिव साइन, और यही चार्ज प्रोटॉन पे होता है विथ पॉजिटिव साइन। तो हमारा यहां मतलब प्रोटॉन के चार्ज से है, यानी हम इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। यहां से जब हम सारी वैल्यूज पुट कर दिए तो x को जब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो x जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का आएगा। x किस ऑर्डर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का आएगा। यहां पे आप ध्यान रखना, मास किलोग्राम में ले लेना, क्योंकि बाकी यूनिटें एसआई में हैं। तो 27 हम यहां कर दें शुरू में ही तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहां x आएगा 10⁻⁻15, और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप x बताओगे तो ये x कुछ और नहीं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। यहां इस प्रोसीजर से पता लगाया वैज्ञानिकों ने कि किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस किस वैल्यू का ऑर्डर होता है। तो द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन भी आता है, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में भी मैं बताता हूं, जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन। क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन कैसे बनता है ये बच्चों मैं आपको बता देता हूं। पहले आप इतनी बातें समझ लें, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं समअप कर देता हूं। गोल्ड के एटम पर अल्फा पार्टिकल फेंका गया, स्पीड लगभग इससे थोड़ी कम ही थी, मैं राउंड ऑफ करके 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड ले रहा। जब इसको फेंका गया मेरे बच्चों, तो जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल एटम की जद में आएगा, एटम के रेडियस के अंदर आएगा, तो उस पे न्यूक्लियस का रिपल्शन लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा? क्योंकि न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है। जब रिपल्शन लगेगा तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि रिपल्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। यानी चार्ज जैसे जैसे घटेगा, रिपल्शन फोर्स वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। माना कि कोई पॉइंट M है जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सरकमफ्रेंस पे आता है, उस पॉइंट M पे आ करके ये अल्फा पार्टिकल रुक जाता है। तो जहां रुकेगा वहां काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो एट पॉइंट M हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे चाहो तो आप और सुंदर बनाने के लिए लिख दीजिएगा, ये बात कहां हो रही है? एट पॉइंट M पे हो रही है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के। सारी वैल्यूज हमने पुट किया, x की वैल्यू निकाला। x इज नथिंग, इट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और इस पूरे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट से हमने न्यूक्लियस का रेडियस पता लगाया। बच्चों, कई सारे तरीके के क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। एक अच्छा बच्चा वही है जो लगभग सारे टाइप को कवर कर ले, और सारे टाइप को एक दिन में नहीं कवर किया जा सकता। आप 11th में आए हैं, आप हमारे साथ रहेंगे 365 इंटू 2, इतने डेज तक रहेंगे, उसमें छुट्टी पड़ेगी, उसमें और सारी चीजें रहेंगी, लेकिन फिर भी उसको राउंड ऑफ करके माना जाए तो कहा यही जाएगा कि आपने हमारे साथ 2 साल बिताया। तो 2 सालों में आपको सीखना है, इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए। जितनी चीजें रोज बताई जाती हैं, रोज का काम रोज करो, बिल्कुल मस्त रहो, आपको सिखाने की गारंटी हमारी है। क्वेश्चन इस पे पूछ लेता है। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में 2 बातें लिखी हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले लिखा है रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का। फिर हमने अभी प्रूफ किया
कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर का हुआ। चाहता तो इसको डायरेक्ट लिख देता, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने एक पूरा व्यवस्था बताई, पूरा एक अरेंजमेंट बताया जैसे वैज्ञानिकों ने जाना था। क्यों बताया? क्योंकि मुझे आपको एक क्वेश्चन भी कराना है बेटा। वो क्वेश्चन क्या है जरा आप देखिए। क्वेश्चन एक है जिसमें कहता है कि सपोज वी हैव एन अननोन पार्टिकल x which is moving with a velocity of 2 into 10 raised to the power 7 meter per second towards gold atom. Suppose we have an unknown particle x which is moving with the velocity of 2 into 10 raised to the power 7 meter per second towards the gold atom. किसकी तरफ बढ़ रहा है? गोल्ड एटम की तरफ बढ़ रहा है बेटा, इस वेलोसिटी से गोल्ड एटम की तरफ। अच्छा जी, हमसे कहता है कि गोल्ड एटम जिसके न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा 79 इंटू ई के बराबर, कहता है कि क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एक्स, ध्यान से समझना, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ x is 4 into 10 raised to the power minus 14 मीटर। न्यूक्लियस के जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ x is 4 into 10 raised to the power minus 14 मीटर टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के साथ इसका क्लोजेस्ट अप्रोच जो है मेरे प्यारे बच्चों वो इतना है। तो हमसे कहता है कि इस x का E/m बताओ। E/m को साइंस के लैंग्वेज में स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में ये कैलकुलेट भी कराया जाएगा जब आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म क्लास 12th में। स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है E/m को। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं। हमारे पास एक अननोन पार्टिकल है x जो इस वेलोसिटी से गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है और कहता है कि क्लोजेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज दिस मच, और कहता है कि बताओ इस x का E/m क्या है। ठीक है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच अगर इतना है मेरे बच्चों, यानी ये न्यूक्लियस के इतने पास तक गया है, यानी कि इस पार्टिकल की न्यूक्लियस से दूरी इतनी है जितनी दी हुई है। देखो जरा, ये रहा मान लो हमारे पास गोल्ड, इसमें है 79 E, इसकी तरफ x बढ़ रहा है। x पे कितना चार्ज है ना मालूम भैया। अब x अगर बढ़ रहा है इसकी तरफ, जैसे ही इसके रेडियस के अंदर आएगा लगातार इस पे रिपल्शन वर्क करेगा, वर्क करेगा। तो कह रहा है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे ये रुक जाता है? न्यूक्लियस से 4 into 10 raised to the power minus 14 मीटर के डिस्टेंस पे रुक जाता है। तो हमसे कह रहा है कि इसका E/m बताओ। मान लिया कि वो पॉइंट कहीं यहां आता है, जो m पहले हमने यहां एज्यूम किया था वो इस बार कहीं यहां आता है। तो जरा देखो कि एट m क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x, और पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चीज की नहीं होती, सिस्टम की होती है। तो हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x एंड गोल्ड सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 यहाँ कितना चार्ज है हमको मालूम है 79 E, Q2 उस पर कितना चार्ज है हमको नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं सपोज Q अपॉन डिस्टेंस दिया है हमको, कितनी दूरी तक आ सकता है, इतनी ही दूरी तक आ सकता है मैक्सिमम, 4 into 10 raised to the power minus 14। हाफ मास हमको नहीं दिया है, चाहिए भी नहीं, वेलोसिटी दिया है 2 into 10 raised to the power 7, यानी 2 2 जा 4, और 10 raised to the power 7 यानी 10 raised to the power 14, ये कितना हो जाएगा 9 into 10 raised to the power 9 into 79 E अपॉन 4 into 10 raised to the power minus 14 into Q। हमको Q E/m यानी E को Q भी तो बोल सकते हैं, चार्ज अपॉन मास। तो जरा देखो, हाफ 4 into 10 raised to the power 14 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 into 10 raised to the power minus 14 अपॉन इसको नीचे ले आओ 9 into 10 raised to the power 9 into यहां ले आओ इसको 79 E is equals to Q/m। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इससे कट जाएगा 4, ये 2 4 2 जा 8,
और इसको जब आप फाइनली सॉल्व कर देंगे तो 8/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 79 इंटू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कर लेना, मैथमेटिकल वैल्यू जो भी कुछ आएगी वही इसका Q/m कहलाएगा। अब बताओ कि अगर मैं पिछला डेरिवेशन ना बढ़ाया होता तो क्या आप इसका स्पेसिफिक चार्ज यानी E/m निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। और टेंशन मत लीजिएगा, अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ाऊंगा, तो दोनों में ही, चाहे वो हो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, E/m के बारे में डीप डिस्कशन किया जाएगा। अभी आप इतना जान लो कि किसी स्पीसीज पे जो उसका चार्ज है अगर उसके मास से डिवाइड कर देते तो उसे स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। ये स्पेसिफिक चार्ज हम यहाँ इस क्वेश्चन में तभी कैलकुलेट कर पाए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का रेडियस कैसे कैलकुलेट किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स में पूरा लैंग्वेज लिख के इसको बढ़िया से नोट कर लेना। अब देखिए जरा आगे हम लोग चलते हैं। न्यूक्लियस के रेडियस को निकालने का एक फॉर्मूला भी डेवलप किया गया। वो फॉर्मूला एज इट इज आपको याद रखना है। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला है वो मेरे प्यारे बच्चों होता है R न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 a की पावर 1/3 सेंटीमीटर। देख लीजिए कितना है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 a की पावर 1/3 सेंटीमीटर, वेयर जो a है वो a की वैल्यू होती है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द स्पीसीज। जिस भी स्पीसीज के लिए आप न्यूक्लियस निकालने चल रहे हैं वहां पर a उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। आइए देखते हैं कि इस थर्ड पॉइंट का, ये सब इंपॉर्टेंट में ही चल रहा है, कुछ हेडिंग नहीं डालनी है। जो भी कल कराया उसके आगे हम इसको पढ़ रहे हैं, जो यानी कि रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद इतनी बातें हम कलेक्ट कर रहे हैं और ये बहुत जानकारी की बातें हैं जो भी कुछ मैं आपको आज के लेक्चर में बता रहा हूं सब। तो जरा देखो, सपोज क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम नहीं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, बिकॉज हियर वी आर कंसर्न फॉर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमें एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो हर बच्चा जानता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और एटॉमिक मास होता है 27, एंड वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन and we know that mass number is nothing, it is the sum of proton and neutron। और अगर आप इसको अच्छे से समझना ही चाहते हैं तो YouTube पे आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट का जो पहला लेक्चर है वहां इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। अब जरा देखो बेटा, हमको चाहिए R न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। हमने अभी देखा फॉर्मूला हमारे पास 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1.33 इंटू 10⁻⁻31। ए की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? ए की वैल्यू है 27 और पावर 1/3 क्यूब रूट हो गया, यानी 1.33 इंटू 10⁻⁻13, ये सेंटीमीटर है, ये इंटू 3 हो गया सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3.99 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर के। ये सब तो जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो कुछ और करो, नीट करने की जरूरत या जेई करने की जरूरत नहीं है। आर न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 3.99 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर।
बाकी मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये सब तो तुम जानते ही होगे, नहीं जानते होगे तो लिख दे रहा हूं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मीटर। ये हमको बचपन में पढ़ाया जाता है, और जो बच्चे बचपन से ही मक्कारी करते आते हैं, यानी 5th में भी मक्कारी किया, 6th में भी मक्कारी किया, 7th में भी मक्कारी किया, 8th में भी मक्कारी किया, 9th में भी मक्कारी किया, 10th में भी मक्कारी किया, तो वो 11th में आकर के ऐसी ऊट पटांग बातें पूछते हैं सर ये कहाँ से लिख दिया। बट आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 3.99 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर को क्या बोल सकता हूँ, 1 फर्मी, यानी 3.99 फर्मी लिख सकता हूं मैं आंसर को। राउंड ऑफ वैल्यू अगर कोई कहे तो इसको 4 भी बोल सकते हो, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और उसको हम इस फॉर्मूले का यूज करके समझ भी सकते हैं। यानी हमने 3-4 इंपॉर्टेंट बातों को अपने कब्जे में लिया। चलो इस पे एक और क्वेश्चन बोल देता हूं। अगर हमसे पूछे कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम विथ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सल्फर, हमसे कह रहा है यही निकालो। तो आओ जरा निकालते हैं। हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13, ए की वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम कितनी हो जाएगी, पीछे देखा 27 होल की पावर 1/3, किसी को सॉल्व मत करो, एज इट इज रहने दो। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जो सल्फर होगा सरकार, आपको मालूम है सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 16 होता है, और जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, 32 होता है बेटा। ठीक है, तो आओ जरा देख लेते हैं। 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13, सल्फर का मास नंबर है 32 होल की पावर 1/3। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में, रेशियो ले दो तो R न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन R न्यूक्लियस ऑफ सल्फर, ये सब कट पिट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 अपॉन 32 होल की पावर 1/3। तो ये कितना हो, एज इट इज रखना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप इसी फॉर्म में लिख दीजिए। ये आ गया बेटा, ये आ गया, जरा देख लीजिए। यहां से आप ये भी देखो कि ये ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी होगी, अगर ये ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्यूब रूट और छोटा होगा, यानी कि पता लगता है कि न्यूक्लियस का रेडियस जो होगा एल्यूमिनियम का, और ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो मान लो कितना आ गया, सपोज करो x इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सल्फर, तो ये x 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो छोटा है सल्फर के न्यूक्लियस के रेडियस से। मैथमेटिक्स यही कहता है, अगर ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सल्फर। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी कि हमने यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म नहीं हुए हैं। आज का पूरा लेक्चर ही देखो, मैंने कोई हेडिंग नहीं डाला है, मैंने इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही कंक्लूड कर दिया है। क्योंकि बेटा आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो भी बातें निकली हैं उस पे कितने तरीके के बात बन सकते हैं, उन सब पे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हम अगली चीज जानने की कोशिश करते हैं। देखो, आप रेशियो पढ़ते हो, ऊपर ऊपर पढ़ते हो, जब इस पे ध्यान दोगे, अगर कहीं लिखा है रेशियो x अपॉन y, तो ये बताता है हमको कि x y से कितने टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कितने गुना, कितने टाइम बड़ा है, कितने टाइम बड़ा है। बहुत ध्यान सुन लो,
Suppose we have a ratio x by y, then it provide information that x is how many time greater than the y. ये मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं। बच्चों जरा देखो कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 9/3, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब जरा देखो ये बता रहा है कि ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से 3 गुना बड़ा है। अगर कहीं लिखा है 4/2, ये कितना आ गया 2। ये हमें बता रहा है कि ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से 2 टाइम बड़ा है। अगर कहीं लिखा है 5/2, ये आ गया 2.5। ये हमें बता रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2.5 टाइम बड़ा है। मींस इफ वी हैव अ रेशियो, then the ratio provide us a silent information that numerator is how many time greater than the denominator, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितने गुना बड़ा है। अब जरा बच्चों देखना आप, मैं इसे क्यों बता रहा हूं, मैं इसे बता रहा हूं इसलिए, जरा देखो अगर कोई कहे कि R एटम अपॉन R न्यूक्लियस, ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा कि रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से कितने गुना बड़ा है। यही तो हमने सीखा भी थोड़ी देर पहले। तो आइए जरा देखते हैं, रेडियस ऑफ एटम की बात की जाए तो रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का। मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 10⁻5 मीटर, और यहाँ क्या आ जाएगा R एटम, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा R न्यूक्लियस। यानी कि जो एटम का रेडियस है वो न्यूक्लियस के रेडियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। 10⁵ यानी 1,00,000। देख लो ध्यान से, एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप जानते रहें। इसी तरह से मेरे बच्चों अगर आपसे कहे कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालो, तो एटम भी स्फेरिकल होता है और न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होता है, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 πr³, और इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³। 4/3 से 4/3 कट जाएगा। हियर इट इज रेडियस ऑफ एटम, हियर इट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। So the volume of atom upon volume of nucleus is equals to R atom upon R nucleus whole की power 3. So here we can write volume of atom upon volume of nucleus. आपने पीछे देखा इन दोनों का रेशियो 10⁵ आएगा। 10⁵ का क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻15, और हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल्स टू 10⁻15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको तो पढ़ना भी कठिन हो जाएगा, इतने गुना मालूम है। यानी कि जो एटम है उसका वॉल्यूम 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 मिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन नहीं, उससे भी बड़ा होता है 10⁵ टाइम। यानी वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने रेडियस का रेशियो ले लिया और हमने वॉल्यूम का रेशियो ले दिया। इतनी बातें होने के बाद अब एक बात और बच रहा है आज के लेक्चर में, जो आप बहुत शार्पली समझें और बहुत ध्यान से इसको समझें बेटा, क्योंकि आज अब जो बात करने चल रहा हूं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखें आप उसको। हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया और जाना। डिस्कशन में हमने कितनी बातें निकाली वो आपने देखा। अब हम निकालने चल रहे हैं एक बात, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। स्टेटमेंट से देखो आप इत्तेफाक रखो या ना रखो, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, तो आपको स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट कहता है बेटा कि डेंसिटी ऑफ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही चल रहा है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी स्पीसीज, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी स्पीसीज इज कांस्टेंट। अरे यार ये तो बड़ी भारी बात है।
दुनिया के किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। तुम कह रहे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है, न्यूक्लियस में तो मास बदलता है सर, साइज बदलती, ये वो अगड़म बगड़म हजारों बातें आ जाएंगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं पढ़ाता ही वही हूं जिसका प्रूफ मैं जानता हूं। जिसका प्रूफ नहीं जानूंगा उसे क्यों आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं खुद नहीं अच्छे से जानूंगा उसे मैं आपको क्यों बताऊंगा। हालांकि टेंशन फ्री रहो, 11th 12th नीट जेई की सारी बातों को मैं जानता अच्छे से, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल खाली सुनते रहिए। हाँ, उसके बाद नहीं जानता बेटा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको 11th 12th में स्ट्रांग करके कॉलेज तक पहुंचा देना है। उसके बाद वहां आपको और टीचर मिलेंगे जो और आपको जानकारियां देंगे। जरा आप देखो, अब मैं प्रूफ करता हूं। देखो, डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा देखो, अगर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, और क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ, चाहे 1 प्रोटॉन लिखूं या 1 न्यूट्रॉन लिखूं, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ये वैल्यू होती है 1.67, प्रोटॉन में 2 हो जाता है, न्यूट्रॉन में 4, इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लिख रहा। ये वैल्यूज आपस में बेटा बराबर होती हैं, इसलिए कुछ भी लिखूं यहां घबरा मत जाना भाई। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस का टोटल मास आ जाएगा, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 4/3 पाई आर, अब आर तो न्यूक्लियस का ही लोगे ना, तो P + n इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, अपॉन 4/3 पाई आर की जगह क्या लिखोगे, अबे अभी पीछे बताया था 1.33 इंटू 10⁻⁻13 इंटू ए की पावर 1/3 था, ठीक है, सेंटीमीटर, और इसका क्यूब लगा दिया। आओ आगे देखो, अब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ गया P + n इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब, सॉरी पाई आर की वैल्यू कितनी आई, 1.33 इंटू 10⁻⁻13 का क्यूब आ गया, और इधर ए का क्यूब, तो ए का पहले से पावर 1/3 है, तो इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ए इज नथिंग, ए इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, पुट द वैल्यू, सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, दोनों में से एक, दोनों एक साथ नहीं ले जाएंगे, आइदर दिस और दिस, अपॉन 4/3 पाई इंटू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 का क्यूब इंटू ए की जगह क्या लिख दूंगा, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे ईमानदारी से बताओ ये इससे कटेगा कि नहीं, और इससे कटने के बाद ये डेंसिटी जो आया वो डेंसिटी क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, या ऐसे लिख दो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन 4/3 पाई इंटू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 का क्यूब। अब बताओ, चांद टरे सूरज टरे टरे जगत संसार, चंद्रमा बदल जाए, सूरज बदल जाए, ये जगत संसार बदल जाए, लेकिन क्या ये वैल्यू बदलेगा क्या, ना, ये वैल्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि दुनिया में उथल पुथल हो जाए तो भी मास ऑफ प्रोटॉन इतना ही होगा, दुनिया में उथल पुथल हो जाए तो भी मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना ही होगा, यानी जो भी कुछ न्यूमरेटर में लिखा है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। 4/3 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, 1.33 इंटू 10⁻⁻13 का क्यूब हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि इस पूरे कैलकुलेशन से यह बात पता लगता है कि दुनिया के किसी भी
दुनिया के किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो कभी बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। इसके लिए आप मुझसे क्वेश्चन पूछने का हक भी नहीं रखते, क्योंकि मैंने ये आपके सामने डराइव करके प्रूफ करके दिखा दिया है। अब आपका अधिकार सिर्फ इतना है कि आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ें और होल्ड करें बच्चों, और जानें और समझें। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें बच्चा जरूर अटक जाता है इतना क्लियर कट बातों को समझाने के बाद। वो क्वेश्चन कैसा है, खाली लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देगा और आप फटाक से गलती कर दोगे। देखो वो कैसे लैंग्वेज का डिफरेंस क्रिएट करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको कैसे पागल बनाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे पागल बनाएगा। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, सबसे पहले कहेगा कि इफ द density of nucleus, if the density of nucleus of hydrogen atom is x gram per centimeter cube, then density of nucleus of oxygen atom will be, ध्यान से देखो लैंग्वेज देखो, ऑप्शन नंबर 1 देगा इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर 2 दे देगा ग्रेटर देन x, ऑप्शन नंबर 3 देगा लेस देन x, ऑप्शन नंबर 4 देगा नॉट प्रेडिक्टेबल यानी बता ही नहीं सकते। तो जरा देख लीजिए, हमने पीछे पढ़ा कि दुनिया के सारे एटम के न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, तो यहां तो हो जाएगा इक्वल टू x। लेकिन अब जरा देखो आगे जिंदगी और मौत के बीच में एक बारीक फासला आएगा। वो आपसे कहेगा सब कुछ है, इफ द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, देन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, बहुत छोटा सा अंतर किया है और मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप गलत कर दोगे। ऑप्शन नंबर 1 दे देगा इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर 2 दे देगा ग्रेटर देन x, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा लेस देन x, और ऑप्शन नंबर 4 दे देगा एज इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। जहां आपने लगाया इक्वल टू x तुरंत गलत हुए, क्योंकि जरा देखो यहां क्या कह रहा है, देन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ना कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां आपसे पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो भैया ऑक्सीजन एटम का मास अचानक से हाइड्रोजन से काफी 16 गुना लगभग बढ़ जाएगा और साइज भी बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी पूछता तब तो तुम इक्वल टू x बोल सकते थे, वो ऑक्सीजन एटम की डेंसिटी पूछ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का मास क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है और काफी ज्यादा होता है, इसलिए वॉल्यूम की वजह से आया हुआ चेंज उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मास की वजह से आया हुआ चेंज इफेक्टिव होता है। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। ऑक्सीजन का मास और वॉल्यूम दोनों हाइड्रोजन से ज्यादा है, लेकिन मास वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा, इसलिए हम फाइनली बोल सकते हैं बच्चों कि जो डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। अब खाली आप लैंग्वेज देखो, डेंसिटी x से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हमने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं एक बार समअप कर देता हूं। इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से समझ के रखेंगे और इनको आप बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा ये सारी चीजें कहीं भी आपको क्वेश्चन के रूप में मिल सकती हैं। रदरफोर्ड के अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकली हुई क्या क्या बातें हैं। रदरफोर्ड के अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकली हुई बातें, सबसे पहला तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाई 2 का पावर 4। यहां n है नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। मींस अगर हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है तो हम नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल पे अप्रोच लगा सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन मैंने कल के लेक्चर में करा रखा है। दूसरा चीज हमें पता लगा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। तीसरा चीज हमें पता लगा क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख दे क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको परेशान करेगा। ये आपको फिजिक्स में भी पूछता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हमने E/m वाला क्वेश्चन कराया। चौथी बात इंपॉर्टेंट पता लगी कि R एटम जो है वो 10⁵ टाइम ज्यादा होता है R न्यूक्लियस से। पांचवी बात पता लगी
कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 10 रेज टू द पावर 15 टाइम ज्यादा होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। और क्या बता, और हमें पता लगा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला भी है 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर -13 इंटू ए की पावर 1/10 रेज पावर -13 ए की पावर 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या पता लगा मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में क्या पता लगाया तुमने कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज का जो न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया वो आप तक अच्छे से पहुंचा होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है बेटा। थैंक यू।